ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के नवीन अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक शर्मा और मेरे साथ हैं तरन्नुम जहां। आज की कड़ी में हम आपके लिए लेकर उपस्थित हैं शिक्षा, करियर, रोजगार और इतिहास से जुड़ी जानकारियों के अलावा इग्नू से जुड़ी शिक्षा जगत की तमाम जानकारियां। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए आपको बताएं मुख्य जानकारियां। इग्नू में जून 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025। इग्नू में जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2 जून से आरंभ। जानेंगे प्रोग्राम बीएससी इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट कोर्स के बारे में। करियर सेगमेंट के तहत आज जानेंगे कैसे बनाया जा सकता है सेरीकल्चर यानी रेशम उत्पादन में अपना करियर। बताएंगे कहां-कहां है रोजगार की संभावनाएं और बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। कार्यक्रम के अंत में श्रोता सुनेंगे क्यों मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। और अब ये सभी जानकारियां विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने ऑनलाइन और मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा यानी ओडीएल कार्यक्रमों के लिए जून टर्म एंड परीक्षा 2025 के लिए अपने असाइनमेंट्स जमा करने की अंतिम तिथि रखी है 30 अप्रैल 2025। विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार छात्रों को प्रत्येक क्रेडिट कोर्स के लिए एक हस्तलिखित असाइनमेंट जमा करना आवश्यक है। इग्नू ने ओडीएल ऑनलाइन कार्यक्रम, GOAL और EVBB के लिए जून 2025 की टर्म एंड परीक्षाओं के लिए असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फील्ड वर्क जर्नल, प्रैक्टिकम, शोध प्रबंध और इंटर्नशिप रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी है। छात्र अपने असाइनमेंट्स जमा करने के लिए कुछ निर्देशों का पालन कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने अध्ययन केंद्र या क्षेत्रीय केंद्र में असाइनमेंट्स जमा कर सकते हैं, जो क्षेत्रीय केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। असाइनमेंट पर अपनी संपर्क जानकारी जैसे कार्यक्रम कोड, पाठ्यक्रम कोड, नामांकन संख्या, ईमेल और फोन नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है। यदि क्षेत्रीय केंद्र के निर्देशों के अनुसार केवल हार्ड कॉपी स्वीकार की जा रही है तो हस्तलिखित और हस्ताक्षरित असाइनमेंट दिए गए पते पर भेज सकते हैं। वहीं यदि सॉफ्ट कॉपी मान्य है तो असाइनमेंट पर हस्ताक्षर करके उसे स्कैन करें और फिर सबमिट कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी इग्नू के आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर मिल सकती है। प्रत्येक कोर्स के असाइनमेंट को एकल दस्तावेज के रूप में जमा करें। ध्यान रखें कि अलग अलग पृष्ठ सबमिट ना करें और 2 कोर्स के असाइनमेंट को एक ही दस्तावेज में संयोजित ना करें। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जून 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब भी जारी है। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग यानी ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम्स, पेन और पेपर और सीबीटी मोड के लिए विश्वविद्यालय की जून 2025 के टर्म एंड परीक्षाएं 2 जून 2025 से शुरू होने की संभावना है। टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2025 तक है और इस दिन तक कैंडिडेट्स बिना किसी लेट फीस के आवेदन कर सकते हैं। जो छात्र पिछले सेमेस्टर वर्ष के पाठ्यक्रमों के लिए दिसंबर 2024 की टर्म एंड परीक्षाओं में उपस्थित हुए हैं लेकिन उनका परिणाम परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि तक घोषित नहीं हुआ है, वे परिणाम घोषित होने के बाद में ऐसे कोर्सेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। इग्नू एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स इस प्रकार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैंडिडेट सबसे पहले इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignu.ac.in पर जाएं। अब होम पेज पर जून 2025 टर्म एंड परीक्षा के लिए आवेदन लिंक पर क्लिक करें। अपना एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम सेलेक्ट करें, परीक्षा फॉर्म भरें और ये सुनिश्चित करें कि सभी जानकारियां सही हैं।
अब ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम फीस का भुगतान करें। अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। जो छात्र परीक्षा के लिए पात्र होंगे उनके हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड परीक्षा शुरू होने से एक सप्ताह पहले इग्नू के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए इग्नू का आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर विजिट करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय खाद्य सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर बैचलर ऑफ साइंस फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट का कोर्स लेकर आया है। इस कोर्स को करने की अवधि 3 साल है और इसे अधिकतम 8 साल में पूरा किया जा सकता है। एडमिशन लेने के लिए योग्यता की बात करें तो 12वीं में विज्ञान या कृषि विषय होना जरूरी है। एडमिशन लेने के लिए इच्छुक छात्र वेबसाइट ignuadmission.samarth.edu.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। फूड क्वालिटी मैनेजमेंट सेक्टर में युवाओं के करियर का एक बड़ा स्कोप सामने आया है। हर साल बड़ी संख्या में केंद्र और राज्य सरकारें खाद्य विभाग में नौकरियां निकालती हैं, जिनके लिए फूड सेफ्टी से जुड़ी पढ़ाई करने की अनिवार्यता होती है। सरकारी या निजी सेक्टर में आप खाद्य अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी या खाद्य प्रबंधक बनना चाहते हैं तो आप इग्नू से घर बैठे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं और बीएससी इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट की पढ़ाई भी कर सकते हैं। इग्नू और एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मिलकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। भारत में ये अपनी तरह का पहला कोर्स भी है। इस कोर्स को शुरू करने का उद्देश्य कृषि और खाद्य क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन पेशेवरों के लिए बढ़ती मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करना है। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। ये थी शिक्षा संबंधित जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी दिल्ली से। और आइए दोस्तों, अब आपको बता दें करियर सेगमेंट के तहत कैसे बनाया जा सकता है सेरीकल्चर यानी रेशम उत्पादन में अपना करियर। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं रेशम के उत्पादन में चमकीले करियर के बारे में। दरअसल फैशन इंडस्ट्री में रेशम की लगातार बढ़ती मांग की वजह से रेशम उत्पादन के क्षेत्र में पेशेवरों की काफी मांग बढ़ी है। अगर आप भी इस फील्ड में एक प्रोफेशनल की तरह काम करना चाहते हैं तो आपके लिए इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसके अलावा आप चाहें तो रेशम उत्पादन करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर भी कहा जाता है, जिसमें रेशम के कीट को वैज्ञानिक तरीके से पाला जाता है, जिससे ये रेशम के तंतुओं का निर्माण करते हैं। आपको बता दें कि सिल्क उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। सिल्क की लगातार बढ़ती डिमांड ही इस क्षेत्र में पेशेवरों के लिए रोजगार के कई दरवाजे खोलती है। आपको बता दें सेरीकल्चर पेशेवर का मुख्य काम रेशम के कीटों की देखभाल करना होता है। साथ ही ये भी देखना होता है कि उनकी वृद्धि ठीक से हो रही है या नहीं। इसके अलावा रेशम के ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए योजना तैयार करना, लागत राशि का प्रबंधन और रेशम के सप्लाई के साथ ही इसके उद्योगों में उपयोग सुनिश्चित करना होता है। एक सेरीकल्चर प्रोफेशनल को मास्टर या बैचलर डिग्री करने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के उद्योग विभाग में नौकरी मिल सकती है। साथ ही सरकारी शोध संस्थाओं में रिसर्चर के रूप में और निजी क्षेत्र की टेक्सटाइल कंपनियों में भी काम मिल सकता है। आप शिक्षण कार्य में जा सकते हैं। कई गैर सरकारी संगठन भी सेरीकल्चर प्रोफेशनल को नौकरी देते हैं। अगर आपकी स्वरोजगार में रुचि है तो आप खुद का रेशम उत्पादन का यूनिट लगाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों कि किस तरह आप बना सकते हैं सेरीकल्चर यानी रेशम उत्पादन में अपना करियर। ज्ञानवाणी दिल्ली से इस समय श्रोता सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और ये अब आपको बता दें कहां है रोजगार की संभावनाएं। IIFCL यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में प्रबंधक और सहायक प्रबंधक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 मई 2025 है। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.iifcl.in। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा सलाहकार के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 8 मई 2025। संस्थान की वेबसाइट है www.bis.gov.in। सतलुज जल विद्युत निगम में एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के कई पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 मई 2025 है। अधिक जानकारी के लिए और योग्यता के लिए आप यहाँ की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.sjvn.nic.in। CWC यानी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में सलाहकार के पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 मई 2025 है। योग्यता और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.cwc-cfs.com। ये थी रोजगार संबंधी जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी दिल्ली से। और यही दोस्तों, अब आपको बता दें बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। 20 अप्रैल 2011 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV ने 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। 21 अप्रैल को हर साल भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस भारत के सिविल सेवकों को लोक प्रशासन में उनके योगदान और कड़ी मेहनत के लिए समर्पित है। इस दिन को मनाने की शुरुआत सन 2006 में हुई थी। दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत सन 1970 से की गई। लोगों में किताबों के प्रति प्रेम जगाने और पुस्तकों के महत्व से रूबरू करवाने के लिए हर साल 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1922 में की गई थी। 24 अप्रैल 1998 को क्लोन भेड़ द्वारा एक मेमने का जन्म हुआ। 25 अप्रैल 1982 को पहली बार टीवी पर रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई थी। और 26 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ये थी जानकारी बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम ज्ञानवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और यही दोस्तों, अब आपको बता दें क्यों मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने में बौद्धिक संपदा की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की स्थापना विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO द्वारा जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन दैनिक जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार वे अधिकार हैं जो रचनाकारों को उनके रचनात्मक कार्यों और आविष्कारों पर नियंत्रण और सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे रचनाकारों और आविष्कारकों को उनके काम से लाभ उठाने में मदद करते हैं। वे नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं और लोगों को ये जानने का विश्वास दिलाते हैं कि वे अपने कामों का शोषण किए बिना निवेश कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाने का महत्व बौद्धिक संपदा संरक्षण के महत्व को उजागर करना और नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में IP की भूमिका को बढ़ावा देना है। 1883 में औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए पेरिस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने बौद्धिक संपत्तियों की सुरक्षा को स्थापित किया। इसका उद्देश्य आविष्कारों, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइनों की सुरक्षा करना था।
1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना करने वाले कन्वेंशन को WIPO के नाम से जाने जाने लगा। 1974 में WIPO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई। तो ये थी जानकारी क्यों मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आज के अंक में तकनीकी सहयोग रहा जयप्रकाश का, संपादन किया सदन लाल ने, आलेख अशोक शर्मा का, वाचन एवं स्वर अशोक शर्मा और तरन्नुम जहां का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। अब अपने दोस्तों यानी अशोक शर्मा और तरन्नुम जहां को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पहुंची शिक्षा